लेकिन केस के हवाले से मैं आपको बता दूँ कि केस जो है जो बनाया गया है वो बड़ा वीक केस है और वो किसी भी तरह जस्टिफाइबल नहीं है। वो कोर्ट में बिल्कुल इस केस को जो है वो किसी भी सूरत ना जस्टिफाई कर सकते हैं और ना ही ऐसी एविडेंस मौजूद है जो हमारे खिलाफ जो जिससे वो करेंगे। और केस हमारे एंड पे इंतहाई स्ट्रॉन्ग केस है। इस केस में क्लियर कट कैटेगोरिकली मैं कह रहा हूँ सज़ा नहीं हो सकती। और जो आप वाली बात है वो कहीं न कहीं वो उसको भी गौर करेंगे इंशाल्लाह उन चीज़ों के ऊपर भी, ताकि जो है मकसद जो है वो इंटरफेस हार्मनी बननी चाहिए, चूँकि इसमें 2 मज़ाहिब की एक कंट्रोवर्सी बन सकती है इस सिचुएशन के अंदर और जी। हमने उन माइनॉरिटीज़ का भी ख्याल करना है, उनको भी स्टेक नहीं लगाना। और यही वजह है कि बड़ी मोहतात होके अभी तक हम सारा मामला लेके चल रहे हैं। और आपने देखा होगा डिफरेंट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जब मैंने दिया तो पूरी कोशिश की है मैंने कि इस तरह की डाटा जो है वो किसी जगह पे शेयर ना हो। और जो मेरे से कॉन्टैक्ट में थे जितने सोशल मीडिया उनको भी रिक्वेस्ट की है मैंने कि आप काइंडली इस डाटा को शेयर ना करें और किसी तक किसी भी किस्म की दिल आज़ारी किसी की ना हो। और हम डाटा अगर शेयर भी करते हैं तो ऑटोमेटिकली बात तो यही होनी है कि नबी के लिए आप वसल्लम के लिए इस लफ्ज़ को वो पढ़ेंगे भी तो वो बोलेंगे भी। अब बिलीव करें कि हमारे ज़ुबान हमारे साथ नहीं देती कि हम बेशक वो किसी के कोट किए हुए वर्ड्स हैं जब उनको पढ़ते हैं, हमने कोर्ट में वो प्रोड्यूस करने हैं, उनको पढ़ना है कि ये उनकी बुक्स हैं, ये वो कहती है तो क्या निकलेगा। आप अल्टीमेटली उन अल्फाज के साथ मकसद तो आप वसल्लम की शान के खिलाफ वो चीज़ें जाती हैं। तो इनको किसी एक जगह पे हो गया, टॉपिक डिस्कस हो गया तो काफ़ी था। लेकिन उलमा कराम ने पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इस टॉपिक को लिया और उन्होंने सेम वर्डिंग के साथ तो कई दफ़ा इसको बोला। तो मेरी तो खैर इतनी हिम्मत नहीं होती कि इस लफ्ज़ के साथ हम किसी चीज़ को जस्टिफाई करें। लेकिन केस की हद तक हमारा केस बहुत मजबूत केस है और इंशाल्लाह ये केस जो है कंप्लेनेंट के एंड पे क्रैश होगा और ये एक रिमार्केबल केस होगा। इन फ्यूचर की के हवाले से इस पे गौर भी किया जाएगा कि इस तरह के केसेस जो है वो पर्सनल ग्रज पॉइंट के ऊपर ये ना है, बनाए मेरा जाए। सवाल आपसे ये है कि सर आप क्या कर रहे हैं उनको बाहर निकालने के लिए और गिवन द सिचुएशन एक मिसअंडरस्टैंडिंग की बेस के ऊपर ऐसे आदमी को सजा ना हो जाए जो कि खुदा फांसी की सजा है। तो आपका इस वक्त जो है क्या आप अपनी दलील और अपने स्किल्स के ऊपर ही खाली रिलाय कर रहे हैं और अगर आपके स्किल्स और आपकी दलील रह गई तो उनको फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा। मतलब हम आप प्रैक्टिकली इस वक्त आपके दिमाग में क्या है, व्हाट आर वी डूइंग टू गेट हिम आउट? कि किसी हद तक मैं चीज़ें जो है ना वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। इस तरह के जो मैटर्स होते हैं ना 295C जो है कतई नज़र इस बात से कि उसके जो कंटेंट है वो क्या है, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, उसका पस मंज़र क्या है, क्या बैकग्राउंड है, ये तमाम बातें बाद में रह जाती हैं। हमारे यहाँ जो चीज़ जो रेलिवेंट है वो ये है कि किसी इंसान की जो शख्सियत है उसके बारे में लोगों की राय क्या है। तो उस राय से कि कोई मद्देनज़र रखते हुए केस को हमेशा पाकिस्तान में सम टाइम देखा जाता है। लेकिन जो FIR का जो मामला है और जो प्रोसेस है वो आप उसमें ये कह सकते हैं कि 295C के अंदर अगर कोई शॉर्टकट है तो शॉर्टकट नहीं है। अगर उसको आप शॉर्टकट में आप कहेंगे कि हमने इसको एक फास्ट ट्रैक पे रख के इसको चलाना है तो आप नुकसान कर लेंगे अपना भी और अपने क्लाइंट का भी नुकसान कर लेंगे। तो आपने इसको शॉर्टकट वे में नहीं लेके जाना। आपने इसको तमाम तर अपना जो डाटा है, जो तमाम आपका एविडेंस है, जब तक आप उसको फाइनलाइज़ नहीं कर लेते और आप किसी भी मूवमेंट में अगर लीगली आप उसको परसू करते हैं तो आपको नुकसान हो सकता है। लिहाजा जब तक एविडेंस आपकी कंप्लीट नहीं हो रही थी, जो कि हमने अभी कंप्लीट कर ली हैं तमाम चीज़ें, कुछ चीज़ें जो है वो पेंडिंग है, वो भी इंशाल्लाह विद इन 2 to 3 डेज़ वो हमारे एंड पे कंप्लीट हो जाएंगी। तो फिर हम इसको आगे परसू करेंगे। ताहिर साहब, मुझे करेक्ट कीजिएगा अगर मैं गलत हूँ इसके अंदर। देखें, जो पाकिस्तान में जो मजहबी और दीनी मामलात होते हैं वो इमोशंस के रेल्म से आ रहे होते हैं, इमोशनल के एंगल से आ रहे होते हैं। ठीक है, जहाँ पे यहाँ पे भी आपको पता है जो उलमा काउंसिल का भी जो भी अभी ओपिनियन वगैरह है उसके अंदर भी जो दिल दुखे हैं लोगों के। एक बड़ी सब्जेक्टिव सी चीज है दिल दुखना क्या होता है। ठीक है, एक बड़ी सब्जेक्टिव सी चीज है। जब आप कोर्ट में भी जाएंगे तो ये दिल दुखने वाले जो नोशंस हैं या जो जो इमोशनल साइड के जो नोशंस हैं, अगर जज साहब के सामने डिपेंड करता है कि उनके जो वो इमोशनल नोशंस को किस हिसाब से केटर कर रहे हैं, तो आपकी किसी भी लेवल की दलील होगी, आप बेहतरीन से बेहतरीन कोर्ट केस भी अगर आप पुट अप कर देंगे, लेकिन अगर उस वक्त जज या जूरी या जो भी वहां पे बैठे फैसला कर रहे हैं, अगर उनके सामने वो इमोशनल साइड केटर नहीं हुई तो आपको पता है फिर कोई फायदा नहीं है वो सारी स्किल्स उधर ऑर्केस्ट्रेट करने का। राइट। मेरा सवाल आपसे ये है कि सर आप ये मुझे बताइए कि जब ये बात आपको भी क्लियर है, बहुत सारे लोगों को भी क्लियर है कि यहाँ पे जाहिर है कि कोई गुस्ताखी कोई उस तरह से कोई सेंस ही नहीं बनता। इंजीनियर साहब अगर आपके इस वक्त आपके सामने अगर इंजीनियर साहब को रखा जाए तो गुस्ताखी का सेंस नहीं बनता। आपको लगता है कि कोई जो है वो क्लैरिफिकेशन या कोई माफी टाइप की कोई चीज पुटअप करके इसको इस पूरे मामले को डीकम्प्रेस किया जा सकता है? नहीं, 295C के अंदर ऐसा माफ़ी का कोई कानून मौजूद नहीं है कि कोई माफ़ी मांग ले और कि मुझे मैं इस पे रुजू करता हूँ या माफ़ी मांग लेता हूँ तो वो हाँ एक हद तक हो सकता है कि लोगों की इमोशंस हैं जिनके अगर अदर साइड से वो कह सकते हैं कि ठीक है जब उन्होंने माफ़ी मांग ली है, रुजू कर लिया है तो पब्लिक में एक ओपिनियन हो सकती है। लेकिन कोर्ट में ऐसी कोई चीज़ जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये एक सिनेरियो जो है वो रहा है माजी में भी
कि जिन उलमा कराम पे, मुफ्तियान कराम पे इस तरह के एलिगेशंस लगे हैं और कोई उनसे स्लिप ऑफ टंग के तहत या किसी भी वजह से कोई इश्यूज जो कहते हैं मिस हैंडल हुए हैं, तो उन्होंने रुजू किया है और एक माफ़ीनामा एक रिकॉर्ड करवाया है अपना पब्लिक के अंदर कि ये हम इस पर रुजू करते हैं, माफ़ी मांगते हैं। तो वो पब्लिक जब उनको माफ़ कर देती है, एक पब्लिक का एक परसेप्शन होता है, तो वो केसेस में फिर आगे उस तरह से परसू नहीं करते। लेकिन यहाँ इस तरह की कुछ सिचुएशन हमारे सामने नहीं आई, चूँकि वेरी बिफोर लॉजिंग ऑफ द एफआईआर ही वाज अरेस्टेड एंड ही वाज अंडर द डिटेंशन। तो फिर ये सिचुएशन तो पॉसिबल ही नहीं थी अगर वो कोई जस्टिफिकेशन देते भी हैं, इस वाले से कोई बात भी करते, तो ये तो पॉसिबल नहीं हुआ। लेकिन जहाँ तक कोर्ट की बात है, तो कोर्ट में एक तो लॉ भी नहीं है इस पर और ना ही कोई चीज़ एप्लीकेबल है, तो एविडेंस पे ही ये केस कंक्लूड होगा कि आया कि ये देखा जाए कि इस तरह की जो मामला जो अल्फाज हैं वो आनत रसूल की कैटेगरी में आते हैं या नहीं आते। अगर उन्होंने कोई चीज़ कोट की है तो वेदर के ये जो बिलीफ है क्रिश्चियनिटी का बिलीफ है या नहीं है, या उनकी बुक्स में ये चीज़ मौजूद है या नहीं है, या इंटरनेशनल जो स्कॉलर्स हैं या जो यूनिवर्सिटीज़ की जो रिसर्च हैं उनमें इस तरह का जो है कोई मवाद वहाँ से बन रहा है या नहीं बन रहा है, या इस पर रिसर्च वगैरह हो रही है या नहीं हो रही। तो ये तमाम चीज़ तो रिकॉर्ड का हिस्सा है। तो ये जब रिकॉर्ड के साथ जब पढ़ी जाएंगी कोर्ट के दौरान, तो डेफिनेटली कोर्ट ने इन्हीं पर रिलाई करके डिसीजन देना है। तो वहाँ इमोशंस वाली बात नहीं है, लेकिन किसी हद तक आप ये कह सकते हैं कि प्रेशर ज़रूर होता है। जो ट्रायल कोर्ट्स हैं उन पर प्रेशर होता है कि वो इस तरह के फैसले जो अनाउंस करते हुए मोस्टली वो ऐसा होता है कि वो इक्वेटल की तरफ नहीं जाते। ये प्रेशर तो हाई कोर्ट्स से ही फिर ये जो रिलीफ मिलता है इस तरह के केसेस में। अच्छा क्योंकि अब जाहिर है कि आप देखें ना, जो काउंसिल को इन्वॉल्व करने वाला पूरा जो स्टेप है वो क्लियरली नजर आ रहा है कि जाहिर है कि अगर कोर्ट्स को थोड़ा सा रिलीफ चाहिए, थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस चाहिए, तो वो अपने अगर फैसले को, अगर फॉर एग्जांपल वो सजा की तरफ जाते हैं, तो वो अपने फैसले को बैक कर सकते हैं कि भाई ये जो हमारी इस्लामी काउंसिल है इसका भी ये है, हमारा फैसला भी ये है, एवरीथिंग इज अलाइंड। अब भले जो भी बैकलैश आता है वो सिक्योरिटी इदारे हैं वो उसको हैंडल करें। तो मेरा पॉइंट ये है कहने का कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जी सबूत के ऊपर होगा, सब कुछ होगा। लेकिन अगर, और मैं माफी इसकी बात नहीं कर रहा कि वो इस बात की माफी मांगे, मैंने जो वो इस बात की माफी मांगे कि भाई मेरे अल्फाज डिफरेंट हो सकते थे और आगे से मैं ख्याल रखूंगा इन चीजों का, इस इन लाइंस के ऊपर, और एक रहम की अपील जिसको कहा जा सकता है। क्योंकि देखे ना, एक मिसअंडरस्टैंडिंग के अंदर एक इंजीनियर साहब के स्टेचर का लेवल का आदमी अगर जो है वो जाया हो जाए एक मिसअंडरस्टैंडिंग की बेस के ऊपर, तो इट्स गोना बी अ बिग लॉस। मेरा बस पॉइंट ये है कहने का। तो बजाय इसके कि इस वक्त हम इन चीजों के ऊपर प्ले अराउंड करें, मेरा सिर्फ ओपिनियन है, अगर आप बेहतर जानते हैं, आप लॉयर हैं, आप ज्यादा बेहतर तरीके से इस चीज को समझ सकते हैं। जिस तरह आपने खुद बोला कि हो सकता है कि दूसरी पार्टी खुद ही बैक ऑफ कर ले, वो अपनी केस ही खींच ले, कभी ठीक है इसने रियलाइज कर लिया है, वो कर लिया है, तो हम बैक ऑफ कर जाते नहीं, आपकी बात से मैं बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ, इस पॉइंट पे मैं एग्री कर रहा हूँ। वो बाकी तमाम जो केस के जो मैटर्स हैं वो अपनी जगह पे हैं, लेकिन चूँकि सेंटिमेंट्स मैटर करते हैं तमाम चीज़ों के ऊपर, हर माशरे के अंदर जो चीज़ें हैं वो वेरी करती हैं, सिचुएशन वेरी करती हैं, अल्फाज वेरी करते हैं, वहाँ के सेंटिमेंट्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं, कस्टम्स डिफरेंट हैं, वहाँ की और तौर तरीके डिफरेंट हैं। तो लैंग्वेज का काफ़ी बैरियर होता है कि डिफरेंट कंट्रीज़ में एक अल्फाज के मुख्तलिफ मानी लिए जाते हैं। तो ये तमाम चीज़ें होती हैं, लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद हम ये कहते हैं, अगर ये मामला इस तरह से हो जैसे माजी में होता रहा है कि वो एक मामला होता है माफ़ीनामे वाली बात है, या वो कहते हैं कि यार ये जो चीज़ थी मिस हैंडल हुई है, ये बात नहीं होनी चाहिए थी, ऐसे एहसासात और जज्बात मजरूह हुए हैं, तो हम इस पर वापसी अपने अल्फाज वापस लेते हैं। तो इस पर तो रिलेक्टेंट जो होने वाली या डिजिटल होने वाली बात है वो तो नहीं होनी चाहिए, मेरी ज़ाती राय है। मैं खुद चुके इन चीज़ों को हम देखते हैं, तो जहाँ परसेप्शन अवाम के साथ आपका एक डायरेक्ट लिंक होता है, तो इस तरह के मामलों में रिजेक्ट नहीं हुआ जाता कि वो अगर इस तरह की कोई ओपिनियन आ जाती है तो आपको ये इन अल्फाज को आपको कहने में। और इससे रिलेटेड मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको एक बात बताऊं कि आई थिंक बैक इन 2023 भी एक एफआईआर हुई थी इससे रिलेटेड। तो आई वाज मैंने उनको इसमें कहा, एक राय दी कि आप जो है इस पे बजाय कि इसको कोर्ट में हम डिफेंड करें और इस चीज़ को लेके जाएं, तो हम कभी भी इसको नहीं कर सकते। तो आप काइंडली इसमें अपनी जो है ना वो वर्डिक्ट दें कि ये आपसे जो है ना अल्फाज जो है इसमें गलती हुई है और आप ये अल्फाज रिजू करें। तो वो उन्होंने फिर वो किया और एफिडेविट भी सबमिट किया और वो फिर सारा मामला जो था वो कंक्लूड हुआ। तो सम टाइम जो है ना आपने उन चीज़ों को ट्रायल में ही नहीं ले जाना होता, लेकिन वो डिपेंड करता है सिचुएशन। अभी जो मामला है इस वक्त आप किसके साथ सिटिंग करेंगे या किसके साथ बात करेंगे, तो डेफिनेटली फिर आपकी तमाम जो रिलाइंग है वो आपका कोर्ट पे होना है, ये रिलायंस आपका कोर्ट्स पे होना है और इन्वेस्टिगेशन पे होना है। तो आपने सारा उन्हीं के साथ इस मामले को हैंडल करना है। तो अगर कोई इस तरह की स्टेज आती है, डेफिनेटली मैं तो सजेशन दूंगा ज़रूर कि आप इस पर वो गौर करें। लेकिन इस स्टेज पे जब तक हम इंगेज एज ए काउंसिल और कोर्ट की मैटर्स को देख रहे हैं, तो हमने तो उसी तरह से करना है। क्योंकि अगर वो जेल से बाहर होते तो ये चीज़ें खुद भी कर सकते थे, तो अब जब तक जेल में है तो ये चीज़ें तो पॉसिबिलिटी के तौर पर नज़र नहीं आती हमें। क्योंकि ताहिर साहब, मैं आपको वैसे एक बात बता दूं कि इस वक्त आप जो है ना वो हिस्ट्री में लिखे जा रहे हैं। इस वक्त जो भी आप करेंगे ना इस वक्त, और आप एज अ लॉयर की मैं बात कर रहा हूँ, आपको गाजी अलमदीन
वाला वाक़या पूरा के आई एम प्रीटी श्योर आपने पढ़ा होगा वो केस भी, कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब वाला। तो वो भी एक हिस्ट्री का हिस्सा है। इस वक़्त जो आप जिस वक़्त जिस पोज़ीशन में है ना इस वक़्त, ये एक हिस्ट्री लिखी जा रही है और आपका नाम जो है ये आएगा कि ये किस तरीके से किस तरफ गई पूरी बात। तो मैं उस पर्सपेक्टिव से आपसे ये बात कर रहा हूँ क्योंकि देखें इस वक़्त जो केस है, अगर आपने, मैं कहता हूँ आपकी जो दलाइल हैं, आप जीत गए अपने दलाइल। देखिए इस वक़्त आपके पास 2 सिचुएशन है, अगर इसको मुझे करेक्ट कर दीजिएगा मैं जिस तरह से देख रहा हूँ। एक एक सिचुएशन ये है कि अगर आपके दलाइल सुपरसीड कर गए, डोमिनेट कर गए और आपकी दलाइल की बेस पे तो जो 40 लाख इस वक्त क्रिश्चियंस माइनॉरिटी जो रहती है, तो या तो उनकी गर्दनें आ जाएंगी आगे, ठीक है, और अगर आप हार गए तो इंजीनियर साहब की गर्दन आगे। नहीं, आपका मैं इस सही बात कह रहा हूँ या में गलत कह आप रहा हूँ? नहीं, आप बात ठीक कर रहे हैं। देखें, इसको कंट्रोवर्सी में ले जाने वाले कौन हैं? एक मामला हो गया, उसको उसको जाने देते। अब कंट्रोवर्सी अराइज कहाँ से हुई कि जब एक नजराती कौंसिल ने एक ओपिनियन दिया और उन्होंने लाइफ जो वल्नरेबल करने के लिए एक मामला जो है वो लोगों के सामने एक परसेप्शन रख दिया कि ये देखा जाएगा जो है बादी नज़र में कि क्रिश्चियन जो कम्युनिटी है वो इस पर क्या उनकी राय है या वो क्या समझते हैं या वो अपना क्या ओपिनियन इस पर रखते हैं या उनका अकीदा क्या है। तो आपने तो अकीदा निकालने के लिए या उसको टटोलने के लिए तो आपने खुद ही एक रास्ता हमवार कर दिया ना कि आप उनको देखें। अब ये तो आप डिनाई तो नहीं कर सकते कि उनकी बुक्स में क्या है, उनके अकायद क्या हैं। मैंने कल एक बात मुख्तसर बात ये की थी, बात फिर लंबी हो जाती है। मैंने शॉर्टली ये कहा था कि क्रिश्चियंस जो है वो ईसा अलैहिस्सलाम के बाद किसी को नबी नहीं मानते। वो कहते हैं इनके बाद कोई नबी नहीं है, वो उनको लास्ट प्रॉफिट समझते हैं और वो लास्ट प्रॉफिट से उनके आगे जितने भी हैं, और वो इसी बुनियाद के ऊपर जब वो किसी को नबी नहीं मानते तो वो नबी ना होने के ऊपर दलीलें जो देते हैं तो उनमें वो इससे कहीं आगे चले जाते हैं। और इस पर वो तमाम रिसर्चेज हैं। जी। हमारे भी दिल दुखते हैं, हम उन एहतजाजात में, उन प्रोटेस्ट के अंदर हम शामिल होते हैं मुल्क भर में जब ये चीज़ें होती हैं कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, डिस्कस ही नहीं होनी चाहिए ये बातें। हम इन बातों को डिस्कस भी करते हैं। अगर मुझे बताएं कि आज हमें लोगों की बहुत ज़्यादा मैसेजेस भी आए, कॉल्स आई, मैं तो अवॉइड करता हूँ। शायद आपके साथ मेरा ये पॉडकास्ट आखिरी बार ये हो। मैं लिटरली अब इसके बाद कोशिश कर रहा हूँ कि मीडिया के उनको अवॉइड करें, अपने स्टांस को। जो बातें थी हम ऑलमोस्ट कर चुके हैं, हम फोकस कर रहे हैं। लेकिन जो मुझे मैसेजेस आए और कि आप बताएं जी क्रिश्चियंस की जो बुक्स हैं उनमें या इस तरह के जो रिसर्च आर्टिकल्स हैं जहाँ ये बातें लिखी हुई हैं या ये मौजूद हैं, आप बिलीव करें कि जितने हम स्टडी कर चुके हैं अभी तक और जितना हम डाटा कलेक्ट कर चुके हैं, आप बिलीव भी नहीं कर सकते कि उनकी बुक्स में जिस हद तक चीज़ें हैं और जो चीज़ें लिखी हुई हैं। तो उनके अकायद को बिल्कुल, डिफेंड बिल्कुल। करने की तो बात ही खत्म होगी कि, लेकिन उन बात को आप अगर पब्लिसाइज करते हैं, मैं उन तमाम बुक्स को या बंडल रख के और एक एक करके अपने किसी टीम मेंबर को कहता हूँ इनको आप पब्लिश करें और बताएं आवाम को कि ये कुछ लिखा हुआ है, तो उसका क्या फ़ायदा होगा? उससे रिजल्ट क्या निकलेगा? आप एक मुल्क में रहते हुए अब माइनॉरिटीज़ को स्टेक पे लगाने जा रहे हैं। लोग कहेंगे अच्छा इनकी ये चीज़ें हैं जिन बातों का किसी को पता नहीं है, वो खामोशी के साथ वो चीज़ें चल रही हैं। एक तकिया करके वो आपके तमाम महफ़िल में शामिल होते हैं, हम उनकी सेरेमनीज़ में शामिल होते हैं। हमारी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में सेरेमनी होती है, हम उनके साथ शामिल होते हैं। वो हमारे साथ रबीउल अव्वल के मौक़ों में शामिल होते हैं, केक कटिंग सेरेमनी में शामिल होते हैं। तो ये चीज़ें एक हार्मोनी के तहत एक इंटरफेथ चीज़ें चल रही हैं। तो ये चीज़ें उनको देखनी चाहिए थी नज़ाती कौंसिल को कि आप इस तरह के फैसले क्यों कर रहे हैं या इस तरह के ओपिनियन क्यों दे रहे हैं जिससे अनारकी फैलने का खतरा हो सकता है। तो ये उन्होंने एक रास्ता हमवार किया है कि जी हम उनसे पूछेंगे। जब बिल्कुल। उनसे पूछेंगे तो फिर हम तो वो अपना जब वो डाटा साहब मटेरियल एविडेंस रखेंगे तो वो तो परेशानी बनेगी, इसलिए हम उसको डिस्क्लोज नहीं कर रहे कि चूंकि मैटर सब जुडिस है, मैटर वहीं डिस्कस हो कोर्ट में। और यही की रीज़न है कि हम कोर्ट की जो डिस्कशन होती है हम कोई वीडियोज़ पे रिकॉर्ड नहीं करते, कोई बात बाहर नहीं कहते, ताकि जो है वो हम तो ओवरऑल एक चाहते हैं कि हारमोनी वो रहनी चाहिए और वो उसके अगेंस्ट ना जाए और किसी के खिलाफ कोई ऐसी बात ना जाए कि जिससे कोई कम्युनिटी स्टेक पे लग जाए। बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और इसी वजह से मैं बजाय इसके कि मैं जी बाइबल में क्या लिखा है और कुरान में क्या लिखा है, मैं जी वो जी अगेन इसीलिए मैंने लोगों को बोला कि जी आप यूट्यूब पे जाके देखें, आप ताहिर अय्यूबी साहब आपके पास वो सारी डिस्कशन करते हुए नजर आ जाएंगे। मैं इसी वजह से उस तरफ गया हूँ बात के ऊपर कि ये जो क्योंकि आप जब कोर्ट में अपना कोर्ट जब पेश करेंगे पूरा मामला, अगेन जिस तरह से मैंने पिछली बात भी की आपसे कि या तो आप की बात आप कन्विंस कर लेंगे जज को या आप नहीं कर पाएंगे कन्विंस करने की सूरत में आप जाहिर है कि इंजीनियर साहब रिहा हो जाएंगे। वो और जो दूसरी साइड है, क्योंकि पूरा जो मुकदमा है वो है ही पूरा इस चीज के ऊपर, तो वो जो माइनॉरिटी है वो जेपरडाइज हो जाएगी और अगर आप ना कन्विंस कर पाए तो माइनॉरिटी बच जाएगी और जो है वो इंजीनियर साहब जेपरडाइज हो जाएंगे। और इस पूरी सिचुएशन के अंदर जो है आपको पता है कि 40 लाख लोगों के ऊपर एक आदमी, अगेन ये आप भी बेहतर समझते हैं कि जो हुकूमत भी है और हमारी जो लोग हैं काम करने वाले, वो 40 लाख लोगों को जेपरडाइज नहीं करेंगे एक आदमी को जेपरडाइज करके। इस वजह से मैंने ये बात की आपसे कि अगर जो है वो माफीनामे की तरफ बात जाए और वो सिर्फ वो यही चीज बोल दें कि भाई एक रहम की अपील जो होती है
अगर उस तरफ बात जाए बजाय इसके कि हम इसमें बैक एंड फोर्थ करें, जी बाइबल में ये लिखा है, कुरान में ये लिखा है, मतलब ये था, लुग़वी मतलब ये था, ये सारी चीजों पे जाने से बेहतर कि इसको इस तरह करके इसमें डिकम्प्रेस करके इस मामले इसमें को इसमें वो मैं आपको क्लियर करूँ कि इंजीनियर साहब जो थे, मेरी जितनी उनसे मुलाकात हुई है उस दौरान, वो किसी भी जगह रिजिड नहीं थे इस मामले में कि यार ये अच्छा, मेरा ओके, एक मैंने कह दिया तो कह दिया, और वो ऐसी बात नहीं है। वो चूंकि मैंने आपको बताया कि वो बिफोर लॉजिंग अफेयर वो जो है वो अरेस्ट हो गए थे, और वो इस तरह की बिल्कुल उनके जहन में ये बात नहीं है कि या मुझे लगी है किसी जगह पे, या उन्होंने हमें इस पे कोई अपनी सजेशन दी है कि नहीं आपने बस इस पे कायम रहना है कि बस हमने कह दिया, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने कहा है बिल्कुल। अच्छा, मैंने उनको तमाम बातें जो रियलिस्टिक आप कहते हैं अप्रोच मैंने शेयर किया उनके साथ कि ये डेफिनेटली इस तरह की डिस्कशन जो बेशक कहीं लिखी होती हैं, अब बुक्स में लिखी हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि बातें हमने शेयर करनी है, पब्लिक में बातें हम्म, कहनी है। अब कुरान में जितनी आयात अगर आप पढ़ते हैं, हम रूटीन से तो कुरान पढ़ते हैं, लेकिन अगर आप उन अल्फाज को जैसे लिशायरी मजनून, लोग कहते हैं ये शायर है, ये दीवाना है, ठीक है, लोग कहते हैं, तो हम कुरान तो पढ़ते हैं, लेकिन उसको अगर आप उस तनाज़र में आप बार बार रिपीटेडली कहेंगे तो फिर वो तो चीज़ें फिर किसी और रंग में चले जाएंगी। तो आइए, जी, आपका ईमान मैटर करता है, फिर आपके नबी के बारे में कहा गया कि लोग कहते हैं कि वो जादू ज़दा है, तो ठीक है, आपने उसको एक किसी को एक तंबीह के तौर पे एजुकेशनल पर्पस में आपने उसको कहा, लेकिन आप रिपीटेडली शायद को पढ़ना शुरू कर दें बार बार कि ये क्योंकि वो कहा है, उसको किसी और मकसद में लेके जाएं, तो डेफिनेटली फिर आपके जो मकासद वो फिर क्या है, आप किस तरफ ले जाना चाह रहे हैं। तो आप सल्लम की जो बारगाह है, जो वो तो इतना उस पर हसास मामला है कि उस पर जो राइना का लफ्ज़ है कुरान में, कि वो यहूदी और जो मुशरिक थे वो लंबा तो लफ्ज़ को राइना कह देते थे, जिससे माना चरवाहे के निकलते थे, तो हुक्म हुआ कि आप उकूल उन्जुरना का लफ्ज़ इस्तेमाल करें। तो आपकी जो बारगाह है उससे तो बड़ी कोई चीज़ नहीं है, और इस पे अगर कोई दीन की खिदमत करने वाला जो इंसान है वो इतना रिजिड नहीं हो सकता कि वो कहे मैंने इससे वापस नहीं होना। तो उन्होंने मुझे किसी जगह पे नहीं कहा कि आप इस पे बिल्कुल रिजिड हो जाएँ और स्टांस को लें। जहाँ पे इस तरह का मामला है, डेफ़िनेटली वो इस चीज़ को मेरी ओपिनियन है कि वो इसको बिल्कुल वो शेयर करेंगे कि वो कहेंगे कि इस मामले में कि ये जो मामला हुआ है, इस पे वो अपना अल्फ़ाज़ भी वो वापस लेंगे, और रुजू के हवाले से भी बात होती है तो वो भी इस पे करेंगे। लेकिन वो डेफ़िनेटली अगर उनको कोई मौका मिलता है इस हवाले से, चूँकि मकसद दीन की खिदमत है ना, मकसद कोई ज़ाती वो तो है नहीं, और आप एग्जैक्टली, की शान का मामला है जी। तो वो अगर मैं भी होऊँगा तो मैं उनको ये सजेस्ट करूँगा, अगर वो बाहर होते तो मैं, क्योंकि अभी उनके बिहाफ़ पे कोई बात की जा सकती नहीं, अगर कर सकते होते तो शायद मैं उनके बिहाफ़ पे कोई बात इस वाले से कर लेता। ठीक है, ठीक है। आई नो आपकी आपको आई थिंक बैक टू बैक कॉलें भी आ रही हैं, और हम मेरी ख्वाहिश थी कि हम थोड़ी सी लंबी, लेकिन आई थिंक हम ज्यादातर जो मैं बात आपसे करना चाह रहा था मैंने आप तक पहुंचा दी है। मैं उम्मीद ये करूंगा आपकी इंजीनियर साहब से मुलाकात हो तो मेरे नाम से हो, उनके साथ बड़ा मेरा अच्छा करीबी ताल्लुक है इंजीनियर साहब के साथ। तो उनसे उनके ये मेरा ओपिनियन भी प्लीज शेयर कीजिएगा उनके साथ, और मैं चाहूंगा कि जरा इसके ऊपर पॉन्डर करें, बजाय इसके कि इस वक्त इसके ऊपर मेहनत की जाए कि बाइबल से क्या साबित हो रहा है और क्रिश्चियन कम्युनिटी क्या साबित कर रही है, कुरान क्या साबित कर रहा है, बरेलवी देवबंदी क्या साबित कर रहे नहीं, हैं। इसमें आपके मैं अलावा ये बहुत से लोगों का ओपिनियन है। ये ऑलरेडी काफ़ी लोगों का ओपिनियन है जो इंतशार पसंद नहीं है। इवन के जो हमारी हम्म, मुखालिफ जो साइड से केस, मुखालिफ तो खैर कोई भी केस में नहीं होता, वो बस एक आपके ओपोनेंट साइड एक मौक़िफ़ होता है, मेरी राय ये है। तो उनकी तरफ से भी ये मुख्तलिफ सजेशंस थी इस मामले पे, डिफरेंट लोगों की, जो जैसे कह लें कि जो सॉफ्ट कॉर्नर रखने वाले लोग हैं, वो उनकी राय ये है कि इस मामले को हम तूल ना दें, चूँकि 295C का जो मामला है ना, वो चाहते हैं कानून बड़ा मजबूत कानून है, और बड़ा ये आप कह लें कि एक उम्मत मुस्लिमा के लिए एक ब्लेसिंग है ये कानून। वो इसलिए जी, ब्लेसिंग है कि अगर ये कानून ना हो 295C का, तो हर बंदा किसी दूसरे को उठ के कत्ल कर दे कि मैं मावरे अदालत। लेकिन चूंकि मौजूद है तो वो प्रेफर करते हैं कि वो पुलिस में जाएं और प्रॉपरली उसको ट्रायल करें, कि एक लॉ एक मौजूद है। चूंकि आप की शान के बारे में जो बात होती है तो हर बंदे के दिल दुखते हैं, और चूंकि हम खुद अहले ईमान लोग हैं, तो जब वो हस्ती आपकी ज़ात से निकल जाए उनका ईमान, तो फिर आपकी फिर तो मकसद ज़िंदगी का ख़त्म हो जाता है। तो ये बड़ा ज़रूरी है, और लोगों की इसमें राय भी है। मुझे आपकी अभी सजेशन आई है, इससे पहले मुझे लास्ट वीक में बहुत ज़्यादा ये लोगों की तरफ से सजेशन आई कि आप इस पे बात करें और उनसे कहें इस बारे में। तो चूँकि पब्लिक में एक सबसे बड़ा इशू ये होता है कि आपको प्रेशर होता है, वो कहते हैं शायद इनका केस कमज़ोर हो रहा है, शायद किसी स्टेज पे जाके, तो शायद ये इसलिए इस तरफ जा रहे हैं या वो कर रहे हैं। तो मैंने इस तरह की बात, आप फर्स्ट टाइम आपके प्रोग्राम में मैं तो से बात कर रहा हूँ कि केस और जीतना और हारना कोई मैटर नहीं करती चीज़ें, असल ज़िंदगी ये मुख्तसर ज़िंदगी है, और इंसान ने यहाँ से जो रवाना होना एक बड़ी अदालत है जहाँ इंसान ने जाना है, तो ये चीज़ें मैटर नहीं करती। जब आपने बिल्कुल, बात वही आ जाती है कि मकसद आपका अगर दीन की खिदमत है ना, तो फिर ये चीज़ें कोई हम्म, मैटर नहीं। बिल्कुल। अना अना ईगो, आई डोंट थिंक इन सब चीजों की ना दीन में गुंजाइश है, और ना ही मुझे पता है कि इंजीनियर साहब का जो जितना मैं उनको समझा हूं, जितना मैं उनको जानता हूं, कि ये अना और ईगो वाले जो मामलात हैं वो उनके साथ ना हैं। और आई थिंक इस वक्त जिस तरह मैंने देखें एक सिंपल सी आपसे बात की है, मैं हम इसको क्लोज करते हैं इस कॉन्वर्जेशन को, लेकिन सिंपल सी मैंने आपसे यही बात की है कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग की बुनियाद पर मैं कहता हूं कल को जी सजा हो गई इंजीनियर साहब को, खुदा ना खास्ता फांसी पे लटका दिया,
आप अल्टीमेटली सब, अगर आप पूरी सिचुएशन को रिकैप करेंगे तो आप क्या बोलेंगे? आप ये नहीं बोलेंगे यार एक मिसअंडरस्टैंडिंग के चक्कर में इतना बड़ा एसेट आपने मार दिया, मर गया बेसिकली। तो दिस इज, मतलब ये बहुत ही बेवकूफी की, हम, मुझे ऐसा लगता है कि हम जो है वो बहुत ही आई थिंक छोटे बोने टाइप सोच से इन चीजों को लेके चल रहे हैं। बहरहाल मेरा ये, मैं ये चाह रहा था कि ये मैसेज हम मैं आप तक भी पहुंचा दूं, और उम्मीद है कि अगेन जिस तरह मैंने पहले भी आपको बोला, मुझे नहीं ऐसा लगता कि आप ये सारी इन दलाइल के ऊपर जो है वो इन दलाइल की बेस के ऊपर इंजीनियर साहब के स्टेटस के आदमी को हमें स्टेक पे लगाना चाहिए कि यार शायद नहीं, हम केस जज को एक चीज यहाँ, एक चीज जो क्लियर करनी जरूरी है कि केस हमारा जो है बहुत स्ट्रॉन्ग केस है, और जी जी यानी कि जी एब्सोल्युटली हमारे एंड पे केस बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये जो गुफ्तगू मैंने एब्सोल्युटली आपके साथ जो की है, ये मेरी पर्सनल एक दिल की बातें हैं जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं, और मैंने अभी इससे पहले शेयर जी नहीं की, क्योंकि आगे फर्दर मुझे नहीं आइडिया कि मैं भी किसी वीडियो को रिकॉर्ड करूंगा या कोई बात करूंगा, क्योंकि अब हम काम पे बहुत ज़्यादा हर्ज होता है, और डिफरेंट दोस्तों, मैं काफ़ी दोस्तों को नाराज़ भी कर बैठा हूँ जिनके मैसेज मुझे आते रहते हैं। लेकिन हमारा जो मकसद था, जो मीडिया पे कुछ डिस्कशन थी, वो मैं ऑलरेडी काफ़ी सारी कर चुका हूँ। लेकिन केस के हवाले से मैं आपको बता दूँ कि केस जो है, जो बनाया गया है, वो बड़ा वीक केस है, और वो किसी भी तरह जस्टिफाइबल नहीं है। वो कोर्ट में बिल्कुल इस केस को जो है वो किसी भी सूरत ना जस्टिफाई कर सकते हैं, और ना ही ऐसी एविडेंस मौजूद है जो हमारे खिलाफ जो जिससे वो करेंगे। और केस हमारे एंड पे इंतहाई स्ट्रॉन्ग केस है। इस केस में क्लियर कट कैटेगोरिकली मैं कह रहा हूँ सज़ा नहीं हो सकती। और ये जी जितना हम वर्क कर चुके हैं इस केस के ऊपर, और ये जैसे ही केस अभी ट्रायल में जाना है, तो ये क्लियर कट एक्विटल है, और उसमें सज़ा की पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, बिल्कुल भी पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। लेकिन एट द एंड वो जो आप वाली बात है, वो कहीं ना कहीं वो उसको भी गौर करेंगे इंशाल्लाह उन चीज़ों के ऊपर भी, ताकि जो है मकसद जो है वो इंटरफेथ हारमोनी वो रहनी चाहिए, चूँकि इसमें दो मज़ाहिब की एक कंट्रोवर्सी बन सकती है इस सिचुएशन के अंदर, और एग्जैक्टली हमने उनको माइनॉरिटीज़ का भी ख्याल करना है, उनको भी स्टेक में नहीं लगाना। और यही वजह है कि बड़ी मोहतात होकर अभी तक हम सारा मामला लेके चल रहे हैं। और आपने देखा होगा डिफरेंट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जब मैंने दिया, तो पूरी कोशिश की है मैंने कि इस तरह की डाटा जो है वो किसी जगह पे शेयर ना हो। और जो मेरे साथ कॉन्टैक्ट में थे जितने सोशल मीडिया, उनको भी रिक्वेस्ट की है मैंने कि आप काइंडली इस डाटा को शेयर ना करें, और किसी तक तक किसी भी किस्म की दिल आज़ारी किसी की ना हो। और हम डाटा अगर शेयर भी करते हैं तो ऑटोमेटिकली बात तो यही होनी है कि नबी के लिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस लफ्ज़ को वो पढ़ेंगे भी तो वो बोलेंगे भी। अब बिलीव करें कि हमारे ज़ुबान हमारे साथ नहीं देती, कि हम बेशक वो किसी के कोट किए हुए वर्ड्स हैं, जब उनको पढ़ते हैं, हमने कोर्ट में वो प्रोड्यूस करने हैं, उनको पढ़ना है कि ये वो उनकी बुक्स हैं, ये वो कहती है, तो क्या निकलेगा? आप अल्टीमेटली उन अल्फाज के साथ, मकसद तो आप सल्लम की शान के खिलाफ वो चीज़ें जाती हैं। तो इनको किसी एक जगह पे हो गया, टॉपिक डिस्कस हो गया तो काफ़ी था। लेकिन उलमा कराम ने पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इस टॉपिक को लिया, और उन्होंने सेम वर्डिंग के साथ तो कई दफ़ा इस पर बोला। तो मेरी तो खैर इतनी हिम्मत नहीं होती कि इस लफ्ज़ के साथ हम किसी चीज़ को जस्टिफाई करें। लेकिन केस की हद तक हमारा केस बहुत मजबूत केस है, और इंशाल्लाह ये केस जो है कंप्लेनेंट के एंड पे क्रैश होगा, और ये एक रिमार्केबल केस होगा। इन फ्यूचर NFAC के हवाले से इस पर गौर भी किया जाएगा कि इस तरह के केसेस जो है वो पर्सनल ग्रज के ऊपर ना बनाए जाएँ, और सिर्फ खालिसतन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक रुहानत रसूल का मामला होता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के ऊपर, तो फिर ही इन्हीं केसेस को जो है वो लॉन्च किया जाए, ताकि किसी की जो है वो जान जो है वो स्टेक में ना लगे। और ख़ास तौर पर कोई मुसलमान है और वो कलमा गो है, और उसके खिलाफ तो ख़ास तौर पे इस चीज़ को अवॉइड किया जाना चाहिए कि उसके खिलाफ इस तरह का केस ना हो। बिल्कुल बिल्कुल मैं 100% आपसे एग्री करता हूँ, और ये बड़ी कॉमन सेंस की, बेसिक कॉमन सेंस की बात है कि केस में जान उस तरह से नहीं है, और जिस तरीके से उसको मैं बिल्कुल डाउट नहीं कर रहा हूँ। अगेन आई होप कि मुझे आपको मेरी बात वैसे समझ आ गई हो। मैं बिल्कुल, मुझे 100% मतलब आप अगर, मैं एज ए नॉन टेक्निकल आदमी भी मैं बता सकता हूँ कि इस केस में कितनी गुंजाइश है। सर एंड पे मैं सिर्फ एक चीज दोबारा से आपको रिमाइंड कराना चाहता हूँ। इस वक्त आप कि आपका जो रोल है वो मोहम्मद अली जिन्ना साहब वाला रोल है इस वक्त, और जो है जो इंजीनियर साहब हैं वो इस वक्त गाजी अलमदीन वाले पोजीशन में हैं। हिस्टोरिकली पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ मैं, कोई रोल्स के हिसाब से बात नहीं कर रहा, एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, क्योंकि इस वक्त ये हिस्ट्री क्रिएट हो रही है। तो मैं ये उम्मीद करूंगा सर कि आप भी जो है वो एक इसको किस तरीके से लेके चलते हैं, दैट विल बी अ पार्ट, दैट विल बी अ रिकॉर्ड ऑफ हिस्ट्री, और आई एम प्रीटी श्योर एक प्रेसिडेंट क्रिएट होगा। तो प्लीज आप भी इसको बहुत सोच समझ के ठंडे दिमाग से, और अगेन आपसे बात करके मुझे ये अंदाजा हुआ कि आप काफी हद तक सेम पेज पे भी हैं इन चीजों को, कि इस चीज को किसी तरह डीकम्प्रेस किया जाए, बजाय इसके कि मजीद इसके अंदर आर्गुमेंट्स और किताबें और रेफरेंसेस को लीजिए। सर मैं बहुत बहुत मेरी शुक्रिया इंशाल्लाह आपका टाइम। मुलाकात होगी है, इंशाल्लाह जी नेक्स्ट अभी जो मुलाकात होगी मैं इंशाल्लाह ये चीज़ें उनके साथ शेयर करूँगा। तो अगर मुझे उन्होंने गो हेड इस पे दिया तो डेफिनेटली हम इसको परसू करेंगे। मैं अपना सॉफ्ट ओपिनियन भी उनके साथ शेयर करूँगा, और पब्लिक की जो परसेप्शन है वो भी, रेदर देन केस, वो तमाम बातें अपनी जगह पे हैं। लेकिन जब मामला आप सल्लम की शान का है, उनकी ज़ात का है, तो इंशाल्लाह ये चीज़ें उनसे डिस्कस भी करेंगे, और कोई रास्ता इस वाले से निकला तो इंशाल्लाह उसको भी देखेंगे। तो बहुत शुक्रिया, आपने जो है वो टाइम दिया और कॉल पे लिया, और जो डिस्कशन, जो कि मैंने आपको काफ़ी इंतज़ार करवाया, वो उसके लिए माजरत
जो कि मैं नहीं काफ़ी खुद भी ये टाइम की वजह से वो था। तो थैंक यू सो मच, और सर मज़ीद जो थैंक है यू वो सो मच सर जी, इट्स एन एब्सोल्यूट प्लेजर सर थैंक यू सो मच इंशाल्लाह हम ऑफलाइन भी इन टच रहेंगे बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का अस्सलाम वालेकुम थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।